नई दिल्ली। मेजर शैतान सिंह। तेज चलती बर्फीली हवाएं, शून्य से कम तापमान में खून जमा देने वाली ठंड और इससे बचने के लिए महज सूती कपड़े, काम चलाऊ कोट और जूते। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई का बर्फीला मैदान जिस पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं। सामने से सेल्फ लोडिंग राइफल, असला बारूद से लैस होकर आती दुश्मन सेना की बड़ी टुकड़ी, जिसके मुकाबले के लिए थी आउटडेटेड 303 बंदूक और थोड़ा गोला बारूद। कमांडिंग अफसर ने तुरंत कोई भी सैन्य मदद दे पाने से हाथ खड़े कर दिए। ब्रिगेडियर के कमांड का आदेश मिला कि युद्ध करे या चाहे तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं। मतलब हालत हर तरह से विपरीत थे। फिर भी जंगबाज सिपाही अपने मेजर के नेतृत्व में दुश्मन सैनिकों से लड़े और ऐसा लड़े कि दुश्मन सेना तक को कहना पड़ा कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान यही झेलना पड़ा। चीनियों ने 18 नवंबर की सुबह किया हमला। ये कहानी है रेजंगला की लड़ाई और मेजर शैतान सिंह की। साल था 1962। रेजंगला के चुशुल सेक्टर के कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 जवान तैनात थे। चार्ली कंपनी की कमांड मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी और सभी जवान 3 पलटन में अपनी अपनी पोजीशन पर थे। भारत चीन युद्ध के दौरान ये इकलौता इलाका था जो भारत के कब्जे में था। LAC पर काफी तनाव था और सर्द मौसम की मार अलग पड़ रही थी, पर जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में खड़े थे। तभी 18 नवंबर की सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय सैनिकों ने चीन की तरफ से रोशनी का कतार आते देखा। धीरे धीरे रोशनी उनके नजदीक आ रही थी। फायरिंग रेंज में आते ही जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद दुश्मन और नजदीक आया तो उसकी चाल का पता चला। दरअसल चीनी टुकड़ी की पहली कतार में याक और घोड़े थे जिनके गले में लालटेन लटकी थी। सारी गोलियां उन्हें छलनी कर गई, जबकि चीनी सैनिकों को एक भी बुलेट नहीं लगी। चीनियों को भारतीय जवानों के पास कम असला बारूद होने की बात पता थी, इसलिए उनकी कोशिश ये थी कि भारत के हथियार खत्म कर दिए जाए ताकि आसानी से कब्जा हो सके। लेकिन दुश्मनों को भारत माँ के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों के जोश का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। सुबह करीब 4 बजे सामने से फायर है। 8-10 चीनी सिपाही एक पलटन के सामने आए तो हमारे जवानों ने 4-5 चीनियों को मार गिराया, बाकी भाग गए। मेजर ने पीछे हटने से किया इनकार। उधर 7 पलटन के एक जवान ने संदेशा भेजा कि करीब 400 चीनी उनकी पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने भी मैसेज भेजा कि रिज की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक आ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेडियर से आदेश मिल चुका था कि युद्ध करे या चाहे तो चौकी छोड़कर लौट सकते हैं, पर उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। मतलब किसी भी तरह की सैन्य मदद की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद मेजर ने अपने सैनिकों से कहा कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, पर सारे जवान अपने मेजर के साथ थे। मेजर ने एक एक जवान का हौसला बढ़ाया। रणनीति बनाई गई कि फायरिंग रेंज में आने पर ही दुश्मन पर गोली चलाई जाए। मेजर हर पलटन के पास जाकर एक एक जवान का हौसला बढ़ा रहे थे। कुछ देर की गोलीबारी के बाद शांति छा गई। 7 पलटन से संदेशा मिला कि हमने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है और सभी जवान सुरक्षित है। तभी चीनियों का एक गोला भारतीय बंकर में आकर गिरा। मेजर ने मोर्टार दागने को कहा। चीनी कुछ देर के लिए पीछे हट गए। इसके बाद दुश्मनों ने भारतीय चौकी पर एक साथ गोलाबारी शुरू कर दी। हथियार धीरे धीरे कम हो रहे थे तो मेजर ने जवानों से कहा कि एक फायर पर एक चीनी को मार गिराओ और उनकी बंदूक हथिया लो। हमारे जवान फिर से चीनियों पर भारी पड़ने लगे तो वे दुगनी ताकत के साथ अधिक संख्या में लौटे। जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। इसमें भारत के तीनों पलटन के बंकर तबाह हो गए। जवानों के 100 इधर उधर बिखर गए। घाटी में बिछी सफेद पर खून के निशान दिख रहे थे। तभी सामने से चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी धावा बोलने के लिए आ रही थी। बड़ी तादाद में आए चीनियों ने भारतीय लड़कों को एक एक कर निशाना बनाना शुरू किया। इसी बीच मेजर शैतान सिंह की बाह में सेल का टुकड़ा लगा। एक सिपाही ने उनके हाथ में पट्टी बांधी और आराम करने के लिए कहा, पर घायल मेजर ने मशीन गन मंगाई और उसके ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर पर बंधवा लिया। उन्होंने रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। तभी एक गोली मेजर के पेट पर लगी। उनका बहुत खून बह गया था और बार बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा था तब तक वो दुश्मन को कहां बख्शने वाले थे।
वो टूटती सांसों के साथ दुश्मन पर निशाना साधते रहे और सूबेदार चंद्र यादव को नीचे बटालियन के पास जाने को कहा ताकि वो उन्हें बता सके कि हम कितनी वीरता से लड़े, मगर सूबेदार अपने मेजर को चीनियों के चंगुल में नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शैतान सिंह को अपनी पीठ पर बांधा और बर्फ में नीचे की ओर लुढ़क गए। कुछ नीचे आकर उन्हें एक पत्थर के सहारे लिटा दिया। करीब 8:15 बजे मेजर ने आखिरी सांस ली। सूबेदार चंद्र ने हाथ से ही बर्फ हटाकर गड्ढा किया और मेजर की देह को वहां डालकर उसे बर्फ से ढक दिया। कुछ समय बाद युद्ध खत्म हुआ तो इस इलाके को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया। रेजंगला में कोई नहीं गया तो किसी को पता ही नहीं था कि इन जवानों के साथ क्या हुआ। अगले साल फरवरी में जब एक गडरिया चुशुल सेक्टर की तरफ गया तो उसे वहां बर्फ में दबी हुई लाश दिखी। उसने फौरन नीचे आकर भारतीय चौकी में जानकारी दी तो पता चला ये भारतीय सैनिकों के शव है। जब शव निकाले गए तो किसी जवान के हाथ में लाइट मशीन गन थी तो किसी के हाथ में ग्रेनेड। किसी की भी पीठ पर गोली नहीं लगी थी, यानी सब लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। एक 100 के पैर में रस्सी से मशीन गन बंधी थी और ये पार्थिव शरीर था मेजर शैतान सिंह का, वही मेजर जिनके नेतृत्व में 120 लड़ाकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। रेजंगला में हुई इस लड़ाई में 114 भारतीय जवान शहीद हुए और 5 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया गया। मगर जिस बहादुरी से ये जवान देश के लिए कुर्बान हुए उसे देखकर चीन ने भी माना कि उसका सबसे ज्यादा नुकसान रेजंगला में हुआ और उसकी टुकड़ी यहाँ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। युद्ध भूमि में अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, जबकि इस टुकड़ी के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल मिला। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले इन सैनिकों के लिए गायिका लता मंगेशकर ने गाया था, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। आपको मेजर शैतान सिंह की यह वीर गाथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।